पंडित भोलानाथ मिश्रा और दीनानाथ मिश्रा दो सगे भाई थे। दोनों बहुत गरीब थे। पिता की मौत के बाद आपस में बंटवारा भले ही हो गया था, लेकिन दोनों भाइयों का परिवार मेल जोल के साथ रहता था। दोनों गरीब भाइयों का घर भी बिल्कुल आमने सामने था। अरे भाई, कहाँ चल दिए? कुछ नहीं भैया, ठाकुर साहब के यहाँ लड़के की सगाई है, वहीं जा रहा हूँ। आप भी चलिए ना। नहीं दीना, तुम जाओ, मैं पास के गांव में जा रहा हूँ। और हाँ, अपने बेटे चंदन के बारे में भी कुछ सोचो, उसकी भी शादी करनी है। हाँ भैया, वो तो है, लेकिन हमारे यहाँ रिश्ता लेकर आएगा कौन? हमारी गरीबी किसी से छिपी नहीं है। मेरे बेटे सोनू के लिए शुक्ला जी के यहाँ से रिश्ता आया है। शुक्ला जी की 2 बेटियां हैं, वो भी शादी के लिए परेशान हैं। तुम हाँ कहो तो चंदन की भी बात चला दूं। इसमें कहना क्या है भैया, आप बड़े हैं, जो करेंगे हम सबके भले के लिए ही करेंगे। ठीक है, तुम चलो, मैं बात करता हूँ। इस प्रकार भोलानाथ ने शुक्ला जी की एक बेटी सपना की शादी सोनू से और दूसरी बेटी ममता की शादी चंदन से कर दी। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन छोटी बहन ममता अपनी बड़ी बहन सपना के घर खीर लेकर आती है। वो सपना को अपने हाथों से खीर खिला ही रही होती है कि खीर नीचे गिर जाती है। खीर के नीचे गिरते ही पास में खड़ा टॉमी उसे आकर खाने लगता है कि तभी सपना की ननंद पिंकी और सासू माँ वहाँ आ जाते हैं। भाभी, वो देखिए, टॉमी को क्या हो गया? ये तो मर गया। हाय रे, मैंने टॉमी को मार डाला। हे भगवान, ये मेरी बहू को मारना चाहती है, खीर में जहर डालकर लाई है। सपना और ममता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए सपना को विश्वास था कि ममता ने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। वो तुरंत सभी को ममता के घर में रसोई के अंदर लेकर गई और उसने खीर को चम्मच से चलाना शुरू कर दिया। उसने जैसे ही खीर चलाई, उसमें से एक छिपकली निकली। ममता, किसी ने खीर खाई तो नहीं? नहीं दीदी, अब तक तो नहीं। लाख लाख शुक्र है भगवान का। हाय रे, आज तो इसने मेरी बहू को मार ही डाला था। नहीं दीदी, इसमें ममता का कोई दोष नहीं है। अपनी बहू को कुछ नहीं कहोगी, वो तो हमारी गलती है जो इस पर भरोसा कर लिया। माँ जी, ये आप क्या बोल रही हैं? शांत हो जाइए प्लीज। प्लीज ना माँ जी, वो देखिए घर के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई है। प्लीज की बच्ची, भीड़ लगी है तो मुझे किसी का डर लगा है क्या? चल बाहर बताती हूँ। और वो ममता का हाथ पकड़कर बाहर गांव वालों के सामने लाती हैं। देख लो गांव वालों, तुम भी देख लो, ये मेरी बहू की सगी बहन है। इसने आज हम सभी लोगों को जहर देकर मार ही डाला था। राम राम, घोर कलयुग आ गया है। हे भगवान। क्षमा करें दादी माँ, हम आपसे माफी चाहते हैं। आप सभी लोगों से कहें कि वे अपने अपने घर जाएं। रात बहुत हो गई है, हम सुबह बात करेंगे। बड़ी बहन सपना किसी तरह सबको समझाकर वहां से भीड़ को हटा देती है। सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए, लेकिन भोलानाथ का पूरा परिवार अभी भी अपने छोटे भाई दीनानाथ के घर पर ही जमा था और सोनू की माँ शोर मचाए जा रही थी। हे भगवान, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? यहाँ तो बहन ही बहन का घर उजाड़ना चाह रही है। अब शांत हो जाओ सोनू की माँ, चलो घर में चलकर बात करते हैं। शुक्र है भगवान का कोई अनहोनी नहीं हुई। चलो अब घर चलो। चलते हैं, लेकिन मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। इसका बदला मैं लेकर ही रहूंगी। ठीक है, चलो, अब इसका फैसला हम पंचायत में कराएंगे। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। सरपंच ने सभी गांव वालों के सामने दोनों पक्षों की बात बारी बारी से सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया। देखिए, ये दोनों बहनों का आपस का मामला है, इसलिए अगर छोटी बहन ममता अपनी बड़ी बहन सपना से माफी मांग ले तो सारी बात यहीं के यहीं खत्म हो सकती है। भाड़ में गई आप और आपकी पंचायत, मुझे ये स्वीकार नहीं है। जब मैंने कोई गलती की ही नहीं है तो माफी किस बात की? माफी मांगे आप सभी और आपके सरपंच जी। मैं चली अपने घर। चलिए जी, चलिए पिताजी। ममता सारे गांव वालों की बेइज्जती करके वहां से चली जाती है। ममता की बात सुनकर गांव वाले उसके बारे में भला बुरा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। रात में जब सभी सो जाते हैं तो बड़ी बहन सपना छोटी बहन ममता से घर के बाहर लगे आम के पेड़ के नीचे मिलती है। ममता, आज जो कुछ हुआ वो देखकर मेरा मन बहुत घबरा रहा है। घर के सभी लोग तुमसे बहुत नाराज हैं। कोई बात नहीं दीदी,
हमें उनकी नाराजगी का बुरा नहीं मानना चाहिए और विश्वास रखिए, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब ये बताओ कि हमें आगे क्या करना है? ममता सपना के कान में कुछ बताती है और दोनों अपने घर लौट जाती हैं। एक दिन पिंकी घर के बाहर लगे आम के पेड़ के नीचे खेल रही थी, तभी हवा चलने लगी और आम गिरने लगे। पिंकी आम उठाने लगी, लेकिन तभी पिंकी की छोटी भाभी ममता अपने घर से बाहर निकली और पिंकी के बाल खींचते हुए कहा, पिंकी, आज से पूरा का पूरा आम हमारा होगा, अब तुम लोग यहाँ दोबारा आना भी नहीं। पिंकी रोते हुए घर जाती है और सब कुछ अपनी माँ से बताती है। अब उसकी माँ ने गांव की बूढ़ी दादी को अपने घर बुलाया और उनके सामने अपना दुखड़ा रोने लगी। चाची देखो, आज तो इस चुड़ैल ने मेरी बेटी पर हाथ भी उठा दिया। अब तो उसने हद पार कर दी, लेकिन क्या करे, वो तो पंचायत की बात भी नहीं मानती। दादी माँ, अगर आप हमारी मदद करें तो उसे तो उसकी औकात याद दिला दी जाए। अरे बिटिया, इस उम्र में मैं अब क्या कर सकती हूँ। दादी, छोटा मुंह बड़ी बात। अगर एक बार बाबूजी सरपंच बन जाए तो फिर उसे क्या, पूरे घर वालों को घर से बाहर कर दिया जाए। बात तो तुम्हारी सही है, उसे तो सजा मिलनी चाहिए। चलो मेरे साथ। अब तो पिंकी की माँ और बूढ़ी दादी घर से निकल पड़ी और पूरे गांव में सभी के घर जाकर ममता की सारी कहानी बताने लगी। पिंकी भी रो रो कर अपनी सारी बात लोगों से कहने लगी। अब पूरे गांव में पंडित भोलानाथ के परिवार की अच्छाई और पंडित दीनानाथ के परिवार की बुराई होने लगी। गांव वालों की सहानुभूति पंडित भोलानाथ को प्राप्त होने लगी। देखते ही देखते कुछ दिन बाद जब सरपंच का चुनाव हुआ तो सभी लोगों ने मिलकर पंडित भोलानाथ को गांव का सरपंच बना दिया। गांव का सरपंच बनते ही भोलानाथ ने गांव में पंचायत बुलाई। पंडित दीनानाथ हमारे छोटे भाई हैं। उनकी बहू ममता ने अपने परिवार के साथ मिलकर हमारे परिवार को जहर देकर मारने का प्रयास किया और भरी पंचायत में सभी गांव वालों का अपमान भी किया। इसलिए पंचायत ने यह फैसला किया है कि पंडित दीनानाथ का परिवार 1 वर्ष तक गांव की बंजर जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहेगा। उन्हें 2 वक्त का भोजन मेरे परिवार द्वारा दिया जाएगा। अब दीनानाथ अपने परिवार के साथ गांव की बंजर जमीन पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गांव वालों की नजर में दोनों भाइयों का परिवार दूर दूर रहने लगा था, लेकिन सच तो ये था कि उनके बीच आपसी भाईचारा और प्रेम कहीं से कम नहीं हुआ था। सपना हर दिन भोजन लेकर अपनी छोटी बहन के घर जाती और घर का हाल चाल ले आती। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। एक दिन ममता अपनी सासू माँ के साथ बूढ़ी दादी के घर गई। चाची, आप लोगों ने तो हमें घर से निकलवा ही दिया और जेठ जी ने तो हमारा सब कुछ कब्जा कर लिया है। अरे रे रे रे, चुप हो जा मिश्राइन, चुप हो जा। तेरी बहू ने तो अति ही मचा रखी थी। ना वो अपनी बहन को जहर देकर मारने की कोशिश करती और ना ये दिन देखना पड़ता। दादी जी, मैंने ऐसा तो कुछ किया भी नहीं था। वो सब उसी सपना का किया धराया था। हमारा सब कुछ कब्जा करने के लिए ही उसने जानबूझकर झगड़ा लगाया। आपकी कसम, मैं सच बोल रही हूँ। हे भगवान, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप अभी मर जाएं। इस प्रकार ममता अपनी सासू माँ को लेकर गांव की सभी महिलाओं से मिलने लगी और सरपंच भोलानाथ की बुराई करने लगी। अब धीरे धीरे अगले चुनाव का समय भी आ गया था। बहुओं की सलाह पर भोलानाथ और दीनानाथ दोनों भाई चुनाव के मैदान में उतर जाते हैं। प्यारे गांव वालों, मैंने अपने कार्यकाल में बिना कोई भेदभाव किए अपने सगे भाई को भी सजा दी है। मुझे विश्वास है कि इस बार भी चुनाव में आप मुझे अवश्य विजयी बनाएंगे। धन्यवाद। गांव के भोले भाले प्यारे साथियों, मुझे केवल 1 साल के लिए उस बंजर जमीन पर रहने को कहा गया था। मैं बीते 5 सालों से वहां झोपड़ी बनाकर रह रहा हूं, लेकिन मेरे इस सरपंच भाई ने मुझे घर वापस आने ही नहीं दिया और धोखे से मेरी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अगर आप सब ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो मैं इस धूर्त सरपंच भाई को इस गांव से ही बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा आप सबसे वादा है। क्या आप मेरा साथ देंगे? हाँ, जरूर देंगे। सभी ताली बजाने लगे
अब तक जो गांव वाले भोलानाथ के खेमे की तरफ थे, सभी के सभी दीनानाथ के खेमे की तरफ मुड़ चुके थे। गांव वालों का पूरा समर्थन पाकर पंडित दीनानाथ गांव के नए सरपंच बन गए। सपना ममता ने मिलकर फिर से नया ताना बाना बुनना शुरू कर दिया और गांव में फिर से पंचायत बुलाई गई। मेरे प्यारे साथियों, आपका मुझ पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा मैंने वादा किया था, आज ये पंचायत पूर्व सरपंच पंडित भोलानाथ को इस गांव वालों के साथ छल करने के आरोप में इस गांव से बाहर बंजर जमीन पर जाकर झोपड़ी में रहने का फैसला सुनाती है। इस तरह से गांव वालों को झूठे भ्रम में डालकर दोनों भाई गांव की सभी बंजर जमीनों पर अपना अपना कब्जा बारी बारी से करते रहे। 5 साल बड़ा भाई तो 5 साल छोटा भाई। बेचारे गांव वाले कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ ताली पर ताली बजाते रहे। दोस्तों, अगर आप भी ऐसी हिंदी मॉरल स्टोरीज बनाना सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर डिटेल्स देख सकते हैं।